Okay. So yeah, in the last class we have started with modern physics, and in modern physics we have done photoelectric effect. Screen visible? So we have started with modern physics, and in modern physics we have done photoelectric effect, in which we prove dual nature of light. We have done photoelectric effect. We have done photoelectric effect, which shows light has a particle nature. हम लोगों ने लाइट का वेव नेचर भी देख लिया था, हम लोगों ने लाइट का पार्टिकल नेचर भी देखा था. Light radiation has particle nature also, because इससे पहले particle nature कौन describe कर रहा था? सिर्फ रिफ्लेक्शन, but they can be described by wave nature also. तो इस फिनोमिना से हमने क्या करा कि लाइट हैज अ पार्टिकल एंड वेव नेचर. जब लाइट को हम क्या लेते हैं, एज अ वेव नेचर लेते हैं, तो हमने कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन करे? वी हैव एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब हमने वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस किया. एंड व्हेन वी कंसीडर्ड लाइट एज अ पार्टिकल, तो भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं. एंड वी हैव डिस्कस्ड वन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे ही कुछ फिनोमेना और होते हैं, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये सब किससे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? लाइट पार्टिकल के लाइट नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हो. सो यहाँ से डी ब्रोगली ने क्या बोला? डी ब्रोगली said that nature has symmetry. नेचर के पास क्या है? सिमेट्री है. नेचर हैज सिमेट्री. तो हमारे मैटर के पास भी क्या होना चाहिए? तो हमारे पास मैटर है, हमारे पास सारे सब एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है. इनके पास भी क्या होना चाहिए? दे आर पार्टिकल. तो इनके पास भी क्या होना चाहिए? वेव नेचर होना चाहिए. तो उन्होंने यहाँ से क्या दी थी? अपनी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दी थी, दैट नेचर हैज आल्सो, that matter also has a वेव नेचर. तो यहाँ से हमें क्या पढ़ना है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. मैटर हमने पार्टिकल की तरह लेके चलते हैं, एंड अब हमें क्या लेके चलना है? उसका वेव नेचर एक्सप्लेन करना है. तब हम वेव नेचर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैन यू write down the topic that you haven't understand? देखो, अब तक हम लोग ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं.
इन फिजिक्स वी हैव स्टार्टेड विद मॉडर्न फिजिक्स, एंड इन मॉडर्न फिजिक्स हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किया था, डिस्कस किया था, वेयर लाइट इन ऑन अ सरफेस, जिसका हमने वर्क फंक्शन डिफाइन किया था। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द मेटल। यहाँ पे अगर हम रेडिएशन क्या कर रहे थे, रेडिएशंस आ रही थी, तो वो क्या कर रही थी, रेडिएशंस एनर्जी लेके आ रही थी, हैविंग एच न्यू एनर्जी, एंड जैसे ही ये इसके ऊपर सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती थी, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा था, मेरे फोटोन्स एज अ लाइट फॉर्म हमने एनर्जी की तरफ यूज किया था। सो इधर से E इज इक्वल्स टू जो वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एंड द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये हमने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक न्यू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा तो हम वेव नेचर ऑलरेडी, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पहले हम रे ऑप्टिक्स स्टडी करते थे, लाइट को एज अ रे नेचर, पार्टिकल नेचर की फॉर्म में करते थे, वेयर वी हैव एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस एंड सो फिनोमेना। एंड लाइट को फिर हमने क्या किया, वेव फॉर्म में देखा कि वेव, हमने इंटरफेरेंस फिनोमेना देखा, जब दो वेव्स क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो दे कैन कंस्ट्रक्ट और डीकंस्ट्रक्ट। यहाँ पे हमें एक क्या मिल सकता है, ब्राइट स्पॉट भी मिल सकता है, डार्क स्पॉट भी मिल सकता है। ये क्या करती हैं, ये डिफ्रैक्ट होती हैं जहाँ उस पोजीशन से जहाँ से ये क्या निकल रही हैं, पोलराइजेशन। ये तीनों फिनोमेना हमने क्या किए थे, वेव नेचर में स्टडी किए थे, वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर हमारे पास पार्टिकल नेचर है, इसको और किसने प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें क्या किया, पार्टिकल नेचर प्रूव किया। Compton इफेक्ट, ब्लैक बॉडी इफेक्ट्स आर आल्सो द फिनोमेना, हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने लाइट के दो नेचर देख के, लाइट का इसके बाद हम लोगों ने क्या बोल दिया था, इसके बाद हम लोगों ने बोला लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इसके बाद हमने क्या बोला, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल, light has dual nature, sometimes it behaves as a particle and sometimes it behaves as a wave। तो यहाँ से इसका ड्यूअल नेचर था। तो डी ब्रोगली ने बोला नेचर हैज सिमेट्री। अगर लाइट और मैटर कन्वर्ट हो रहे थे, एनर्जी, मास एनर्जी, मैटर क्या होना चाहिए, फिर मैटर के भी क्या होने चाहिए, हमारे दो फॉर्म्स होने चाहिए, इट हैज टू नेचर्स, पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर तो हमें मैटर का पता ही है, हम लोग नॉर्मली उसको एज अ एटम, एज अ पार्टिकल ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने क्या दी थी, अपनी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दी थी, विच एक्सप्लेन्स द वेव नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इसमें, एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। जो भी हमारा एक मूविंग पार्टिकल होगा मास m का, इफ इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इसके पास क्या होगा, एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, एक वेव क्या होगी, एसोसिएटेड होगी इसके साथ। तो उसका क्या होना चाहिए, कुछ वेवलेंथ भी होना चाहिए। तो हमारे, हम मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ दिस मूविंग बॉडी क्या होगा, E इज इक्वल्स P इज इक्वल्स टू एम वी। तो एक वेव एसोसिएटेड होगी, तो उसका जो हमने वेवलेंथ डिस्क्राइब किया वो क्या किया, h बाय p। वेवलेंथ क्या हो गया, h बाय p, where lambda is the wavelength associated with matter, wavelength associated with matter। h क्या है आपका, h is the Planck's constant, जो हमने अभी डिस्क्राइब किया था। Planck's constant है h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड p क्या है, मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, p क्या है, मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। तो एक मूविंग पार्टिकल क्या कर सकता है, अब बिहेव कर सकता है एज अ लाइट, मैट।
एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। इसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी, एंड उस वेव का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, जितना में वो क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है। जैसे इसने अपने आप को क्या किया, ये अपने फेस दोबारा रिपीट करे, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या दो क्रस्ट या दो ट्राउ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव ट्रस्ट, कंसेक्यूटिव ड्रॉ के बीच के हम क्या बोलते हैं, हम लोग इसको वेवलेंथ डिफाइन करते हैं। ये क्या है, हमारे वेवलेंथ हमने डिस्क्राइब करी। तो जो इसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी उसका एक लेमडा होगा, वेवलेंथ होगी, दैट लेमडा इज गिवन बाय h by p, where h is the Planck's constant and p is the momentum of the particle. इस वेव को हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव। तो हमारे पास अब जो भी हम लोग मैटर लेके चलते हैं, जैसे वी हैव अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, बॉडी ऑफ मास 100 kg, और ये क्या कर रही है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें तो ये पार्टिकल ही दिखता है 100 kg का। तो इसकी वेवलेंथ अगर हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए, वो हमें दिख क्यों नहीं रही है, व्हाई वी कैन नॉट डिटेक्ट इट। तो लेट्स कैलकुलेट द लेमडा फर्स्ट, h बाय p। h क्या होगा, 6.26 इंटू 10 to the power -34, एंड p क्या होगा, m into v, momentum. So 6.26 into 10 is to power -34. Mass is 100 kgs and velocity is 10 meter per second. Everything is in SI unit. तो ये कितना हो गया, 6.26 into 10 is to power -37 meters. इतनी छोटी वेवलेंथ है हमारी। वेरी वी गॉट अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, we got a very small lambda which cannot be detected। ये क्या हो सकती है, इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, पर इतना छोटा लेमडा है कि हम इसका क्या कर सकते हैं, ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती, इसका लेमडा क्या है, बहुत ज्यादा छोटा। तो अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स, इसका मास बहुत ज्यादा था, इसलिए लेमडा क्या है, बहुत छोटा। अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स लेंगे तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो हमें क्या होगी, विजिबल होगी। जैसे अगर हम लेके चलते हैं कि वी हैव अ इलेक्ट्रॉन, अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ज्यादा मास हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू टेन की पावर -31 kg। वेलोसिटी कितनी होती है, 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका लेमडा कैलकुलेट करना चाहें, दैट इज h बाई पी, h/mv। अगर हम पुट करते हैं तो 6.626 इंटू 10 to the power -34, मास इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू 10 की पावर 6। ये इसकी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने इसकी वेलोसिटी ली, जिस ऑर्डर से ये क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है हमारे ऑर्बिट्स में, तो ये क्या है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वी वुड गेट द वैल्यू ऑफ दिस -10 मीटर, दैट इज हमें किस में दिखेगी, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दिखेगी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में मूव करता है, तो ये क्या कर ले सकता है, इसका एक पार्टिकल वेव नेचर, ऐसा हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। वी कैन एसोसिएट अ वेव नेचर विद दिस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पर इसका क्या है, वी हैव एसोसिएटेड अ वेव विद इट।
Now we can associate this wave with an kinetic energy. हम इसकी kinetic energy के साथ इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. So we are relating, we have given the wavelength and is equals to h by p. अगर हम लोगों को इसको क्या लिखना, in terms of kinetic energy हमें wave लिखनी हो, in terms of kinetic energy we want to represent a wavelength associated with a matter. तो mass क्या हो जाएगा, इसका mass m है and it's moving with velocity v. तो kinetic energy क्या होती है, kinetic energy is half mv square. Can I take as a statement one. एंड मोमेंटम क्या है हमारे पार्टिकल का, मोमेंटम p इज गिवन एज m इंटू वी. तो हम इसे रिलेट करेंगे. अगर हम v इज इक्वल्स टू क्या कर दे, p बाय m ऊपर पुट कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाय 2m. एंड क्या हो जाएगा मोमेंटम मेरा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो अब जो लेमडा है क्या था हमारा, h बाय p था. अब उसको मैं क्या लिख दूंगी, h बाय 2m k, कि क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हमारा वेवलेंथ. तो हमने एक मैटर के साथ, जो मूविंग पार्टिकल के साथ हमने क्या किया, एक वेव एसोसिएट करी, जिसका फॉर्मूला फर्स्ट है h बाय p एंड सेकंड हो जाएगा हमारा h बाय 2m k इन द टर्म्स ऑफ kinetic energy of the moving particle or in terms of its moment. You can note this down first and then we'll do some one question of neat. Like, we have an electron. We have three different particles, an electron, an alpha particle. Alpha particle क्या होता है, ये हमारा हीलियम वो होता है न्यूक्लियस, doubly ionized helium. A proton has same kinetic energy. इन तीनों के पास क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी है. अरेंज देम, आपको इन तीनों को अरेंज करना है. अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ. इसे अरेंज कर रहे हो डिक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब सबसे पहले जिसकी बड़ी वेवलेंथ है उससे छोटी, एंड देन ऐसे डिक्रीजिंग वेवलेंथ. ये तीनों क्या है मेरे, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मींस सेम काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस ये दे आर मूविंग. तो वी हैव थ्री पार्टिकल्स, अल्फा, प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन. तीनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट दे आर मूविंग. तो इन सब के साथ एक हम वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं. वी वांट टू, हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है इन द ऑर्डर कि किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा. राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. You have to compare wavelength associated with electron, wavelength associated with alpha particle, wavelength associated with proton. These are the formulas that you can use in this question.
Any answer, class 12th? देखो, हमारे पास क्या है? लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर 2 mk, where k is the kinetic energy. So kinetic energy is same for all the particles. तो h and k constant है, तो I can write it get inversely proportional to mass. तो masses अगर हम कंपेयर करें पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा। इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन का मास आई एम राइटिंग इन एटॉमिक मास यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 mu। ये क्या होता है? 1837 AMU। एंड ये इसका 4 टाइम्स। और अगर आप प्रोटॉन केजीज की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो ये सबसे छोटा मास है, यहाँ से दिख रहा है 1.67 into 10⁻27। दिस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द मास। क्या ये इनके मासेस है? तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन प्रोटॉन, एंड देन इट इज लेस देन अल्फा। सो अभी हमने ऊपर क्या लिखा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। So when lambda electron is greater than lambda proton is lambda alpha. So this is the relation जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो उसे हमें अरेंज करना था विद देयर वेवलेंथ, एसोसिएटेड वेवलेंथ। वी हैव रिटन द फॉर्मूला, दिस इज आवर आंसर। कि हमने एक जो फॉर्मूला हमें पता है h/2 mk, हमने वो लिखा। दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो हमने तीनों पार्टिकल्स लिखे एंड उनकी क्या लिख दिए? मासेस लिख दिए। एंड फिर मास का रिलेशन लिखने के बाद वी हैव अवर lambda's relation, कि lambda कैसे डिपेंड करता है। यू कैन नोट दिस डाउन। लेट्स मूव ऑन। अब आपने क्या किया था? इन टर्म्स ऑफ वी हैव गिवन लैम्डा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हम मोमेंटम की टर्म्स में लैम्डा लिख चुके हैं एंड काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख चुके हैं। अगर हमें किसकी टर्म्स में लिखना है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर हम उस चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, कैसे? हमने यहाँ रखा एंड हमने इसे क्या करा? एक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने इस चार्ज पार्टिकल को रखा q, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इस पे कितना वर्क डन होता है? वर्क डन हमने पोटेंशियल की टर्म्स में डिफाइन किया था, q इंटू डेल्टा v। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कितना हो गया? इसे यहाँ से इधर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके जाने में कितना वर्क डन किया हम? q डेल्टा v।
एंड डेल्टा वी कितना है मेरा, वी माइनस जीरो, तो क्या हो गया, क्यू वी। तो दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन ऑन एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसके एक्सपेंस पे हुआ है, जितनी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी उसके एक्सपेंस पे हुआ है। सो इधर से मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, एंड किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू वी। सो इधर से आप वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, जो क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में हमने डाला है। तो अभी क्या फॉर्मूला था हमारा, 2m के काइनेटिक एनर्जी। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/2m/q_v। सो दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, जो हम आप क्या कर सकते हो, जिससे आप वेवलेंथ एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अगर हमें इसके लिए किसके लिए लिखना चाहे, हम इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेलरेट किया है इन अ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो डिफरेंस है हमारा v, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे h क्या हो जाता है, जो हमारा वेवलेंथ है, हम वेवलेंथ कैसे लिख सकते हैं, इट्स गिवन 2m/q_v। एंड हम अगर हमारे पास हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी, जो आपने पोटेंशियल लगाया है यहाँ पे। तो आपको मास पता है, हम इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज मास एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कोलम, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एच। तो इधर से अगर हम लोग सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाल दें तो ये क्या हो जाता है, 150/v। तो ये क्या है, और लेमडा किस में आ रही होगी, आपकी एंगस्ट्रॉम में आ रही होगी। अगर हम इसको क्या करें, v को वोल्ट्स में पुट करेंगे, तो हमारा ये 150/√v किस में आ रहा होगा, हमारा एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ रही होगी। ये ये क्या है, आपकी अप्रोक्स वैल्यू है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन बिकॉज वी हैव फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये क्या है, ये सारे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। आप उन पार्टिकल्स का मास एंड उन पार्टिकल का चार्ज आपको प्रोवाइडेड होगा, यू कैन कैलकुलेट द लेमडा। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर दें अगर, ये इसका सेकंड।
इसी पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, यू हैव टू फाइंड de Broglie wavelength associated with an electron accelerated at 600 वोल्ट। आपको लेमडा इसके साथ एसोसिएट आपको बताना है, तो यू नो द फॉर्मूला 150 बाय रूट वी। 150 रूट वी कितना आपको गिवन है, 600 गिवन है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल गिवन है, कितना एक्सेलरेटेड पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, 600। जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये 1/4 रूट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 0.5। और यूनिट्स क्या है, एंगस्ट्रॉम में। 10⁻⁻10 ऊपर क्या रह रही होती है, हमें इंक्लूड करना होता है। तो लेमडा इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द चार्ज इलेक्ट्रॉन जो किससे हमने एक्सेलरेट किया है, 600 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, दैट इज माई 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो अप टिल नाउ हमने एक मैटर के साथ, एक पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल के साथ हमने एक वेवलेंथ एसोसिएट किया। वो क्या है, h/p। अगर उसका काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तो हमने लिखा 2m काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर ये काइनेटिक एनर्जी किसके एक्सपेंस में मिला है हमें, हमने इसे एक्सेलरेट किया था, तो 2m/qv। और फॉर एन इलेक्ट्रॉन हमने ये 2m/qv का एक स्पेशल फार्मूला आपको कैलकुलेशन वाइज दे दिया, दैट इज 150/v। एंड दिस इज मोस्टली यूज इन एवरी एक्सपेरिमेंटल, जो हम एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं हम मैटर वेव के साथ। ठीक है, अगर अब मुझे इसके क्या करना हो, हम लोगों को एक और डिस्टिंक्शन एक सिर्फ किसके लिए प्रोवाइड करना है, ये फॉर्मूला हम लोगों को डी ब्रोगली वेवलेंथ देनी है। एक छोटा सा एक्सटेंशन ऊपर वाले फॉर्मूलाज में, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके साथ भी वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उनके साथ भी क्या होगी, एक हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, एंड उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स, ये रैंडमली क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ईच, ये हमने ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किया है, कितनी होती है, इट्स F/2 kT, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये हमारे गैस पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये कितने जगह हमारी जो एनर्जी प्रोवाइड करिए कितने नंबर ऑफ वेज में क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। K इज माई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये आपको प्रोवाइडेड होगी। एंड T इज माई टेम्परेचर। T क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कि इसको T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लिख दे, इसे हमें किसके लिए लिखना है, हमें मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए लिखना है। फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस वी नो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। सिर्फ इसके क्या पास क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में एनर्जी करेगा यूटिलाइज अपनी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 kT। एंड लेमडा हमने अभी दिया था H/2m k। So we'll put the value of kinetic energy 3/2
के टी, तो लेमडा ऑफ गैस पार्टिकल्स क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 m k t, बी where m is the mass of one molecule of gas। हमने एनर्जी किसकी ली है, एक मॉलिक्यूल की ली है, तो ये एक मास किस क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल का। के क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे के बी लिख लेना, के बी इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बिकॉज वी हैव टेकन के फॉर काइनेटिक एनर्जी। एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पे हम वो सिस्टम को क्या किया है, एनालाइज किया। You can note this down. You have the formula for gas particles now. इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यू हैव टू कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, बट यू शुड नो एवरी टर्म जिसमें हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक टर्म्स में, और गैस पार्टिकल्स के लिए टेम्परेचर्स के टर्म्स में, एंड एक चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स के टर्म्स में। We have just converting momentum into these things, energy, accelerating potential, temperatures, but we should know the final results here. One question based on this. Find ratio of lambda helium। हमारे पास एक हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है at 27 डिग्री सेल्सियस, एंड लेमडा इनटू, ये भी मोनोएटॉमिक है, देखो एक ही मोनोएटॉमिक मींस सेम एटम से मिलके बनी है, तो ये at 127 डिग्री सेल्सियस, assuming क्वेश्चन में ही गिवन है both are monoatomic। तो ऊपर आपको इनकी लेमडास का फॉर्मूला दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, ए ऑप्शन। रेशो क्या होगा हमारा, लेमडा हीलियम ओवर लेमडा n2। ट्राई दिस वंस। लेमडा का फॉर्मूला भी हमने ऊपर दिया था, h/3 m/k/t। इसको यूज करके आप एक बार रेशियो कैलकुलेट करके आंसर चैट बॉक्स में लिखें।
देखो यहाँ से किस किस पे हमारा लेमडा हीलियम ओवर लेमडा N2 चाहिए। पहला H/3 mass of helium, Kb is constant and temperature at which helium is kept। यहाँ से into डिवाइडेड में था, ऊपर आ जाएगा ये N2 kBt and temperature at which this। सारे कांस्टेंट हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचता है, मास ऑफ N2, टेम्परेचर एट N2, मास ऑफ हीलियम एंड टेम्परेचर ऑफ हीट। तो आपको टेम्परेचर ऑफ हीलियम गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, पर एसआई यूनिट में क्या होगा, 300 केल्विन N2 127 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा this, because temperature at Kelvin is Celsius plus 273। ये कन्वर्जन है हमारा, तो हमने कन्वर्ट किया इसे, एंड वी नो मास ऑफ हीलियम इज 4 mu एंड मास ऑफ N2 इज 28। तो हम इसमें ऊपर पुट करेंगे 28 इंटू 400 divided by 4 into 300, which approximately is 9.33, which can be written as 3। तो हमारा रेशियो किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया। तो यहाँ से हमने जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला अप्लाई किया एंड मासेस टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर। Okay. Someone has given the answer, Savina from Nisar। That's right, right। Next question, Maruchi, you. If momentum of a particle is decreased by 2%, find the percentage change in its de Broglie rate। मतलब देखो हमारा लेमडा इज एसोसिएटेड बाय मोमेंटम। इफ पहले मोमेंटम p था, लेमडा था, वेवलेंथ था लेमडा, p डैश हो गया है अब, तो क्या हो जाएगा, ये भी लेमडा डैश हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स वेवलेंथ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम लोग इस पे एरर एनालिसिस लगा सकते हैं, दैट वुड बी इजी। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट डेल्टा लेमडा बाय लेमडा, डेल्टा एच बाय एच, डेल्टा पी बाय पी। ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो,
सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ डेल्टा लेमडा बाय लेमडा डेल्टा पी बाय पी। परसेंट के लिए हमें 100 चाहिए, इंटू 100, दैट इज परसेंटेज चेंज इन लेमडा इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन लेमडा इज 2%। ये तो हमने क्या किया, एरर एनालिसिस किया, हमें पता है ए बाय बी होता है। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। ये फॉर्मूला यूज किया हमने एंड यहाँ से इसको यूज करें। बट अगर हम लोग उसको लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, वी विल गेट द सेम आंसर। लेट इनिशियली पी आई क्या है, पी। तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, अगर इसको और इजीली टर्म्स में आपने लेट कर लिया 100, तो पी फाइनल 98 हो गया। लेमडा इनिशियल क्या था, एच बाय 100 था। लेमडा फाइनल क्या हो जाएगा, एच बाय 98। तो परसेंटेज चेंज अगर मुझे लिखना है, क्या होता है, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो मेरा क्या आ जाएगा, एच बाय 98 माइनस एच बाय 100, एच ओवर 100 इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या आ रहा है, 2h ओवर 98 इंटू 100, h over 100 into 100, it's approximately equals to 2%। तो हमारा यहाँ से भी 2% आया और हमने एरर एनालिसिस से किया तो 2%, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज। Then first write the error analysis method and then second write the block method. एक आपका सिमिलर होमवर्क क्वेश्चन,
अब मोमेंटम नहीं, हमने काइनेटिक एनर्जी चेंज किया है. काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 2%. एंड चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ वुड बी सेम. एक्सपेक्ट जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है. आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं. यू नो द रिलेशन बिटवीन lambda h over 2 mk, and we are changing the kinetic energy. So this will be your homework question for today. So until now we have discovered light has dual nature, light has particle nature, sometimes it behaves as particle and explains phenomena like reflection, bouncing back of light, reflection, bending of light when goes from one medium to another, TIR, and the most important one, photoelectric effect that we have started in the last class. और क्या रहता है इसका वेव नेचर, जिससे इसे हमने क्या किया था, कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन किए थे. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये फिनोमेना हम लाइट के पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसका वेव नेचर एक्सप्लेन किया. पर कुछ फिनोमेना हमने देखा पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, कुछ वेव नेचर से हो रहे थे, तो हमने इसे क्या बोला, ड्यूअल नेचर. लाइट हैज ड्यूअल नेचर एंड ड्यू टू सिमेट्री, लाइट एंड मैटर, ड्यू टू सिमेट्री इन देम, तो यहाँ से हमने क्या बोला, दे आर बिहेविंग एज पार्टिकल. बट एवरी if particle is moving with velocity v, moving particle v is associated with some wavelength. इनके पास क्या है, wavelength है. and lambda is given as h by p, h over 2 mk, h over 2 m q v. ये सारे फॉर्मूलाज क्या है हमारे मैटर वेव के, जो जिसके पास क्या है, मास m एंड वेलोसिटी v. तो ये था हमारा ड्यूअल नेचर. इन द नेक्स्ट सेशन, ये क्या था, हमारा मॉडर्न फिजिक्स था. हमें क्या स्टार्ट करना है, एटम. विल स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटम को क्या बोला था हमने, मोस्ट फंडामेंट, वी कैन से द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉलिक्यूल मैटर. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. एंड इसके फिर हमारे पास क्या है, एटम इज हैज 3 elementary पार्टिकल्स. हमने अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स तो है, ये हमारे स्मॉलेस्ट है, बट इसके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनसे मिलके बना है ये. दैट इज माय इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है, हमारा नेगेटिवली चार्ज है. we know mass of electron is this, and charge on an electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And then we have second particles, protons, which have mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, and charge same magnitude as electrons, but यहाँ क्या है, ये positively charged particles हैं. And then we have neutrons. Mass approximately same as protonic mass and charge is 0. तो ये क्या है, मैं एटॉमिक, अब इनका स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, कैसे मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे है. तो वी हैव सम थ्योरीज हियर. सो हम लोग पहले जे जे नॉर्मल मॉडल था हमारा, जे जे थॉमसन मॉडल. उन्होंने क्या बोला कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं, एंड वो यूनिफॉर्मली क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इन द होल एरिया.
but it was not true. Rutherford ने क्या किया था? This is the most important experiment. Rutherford's scattering experiment. जहां इन्होंने गोल न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया था, एंड हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स मेरे पॉजिटिवली चार्ज थे, वो क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। एंड डिफ्लेक्शन के भी हमारे पास क्या थी? डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थी। कुछ क्या हो रहे थे? 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ एंगल लेस देन 90 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ ग्रेटर देन 91 ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्या थे? ऑब्जर्वेशंस थी कि मोस्टली क्या जा रहे थे? अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। 1 in 1000 क्या आ रहा था हमारा? एक वापस आ रहा था। एंड मोस्टली जो 100 in 1000 क्या हो रहे थे? थोड़े एंगल से क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, we'll see the illustration first of this experiment and then we'll do the theory part here. But यहाँ से हमारे पास क्या था? ये this is the source of helium nucleus, we can say particles. यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। हमारे पास क्या थी? लेड ब्रिक्स थी यहाँ पे, जो क्या कर रही थी? कॉलिमेट कर रही थी इन अल्फा पार्टिकल्स को। दे आर कॉलिमेटिंग अल्फा पार्टिकल्स इनटू अ थिन बीम। ये क्या कर रही थी? एक थिन बीम में इसको कन्वर्ट कर ऐसे। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स were emitted and ejected on thin gold foil of diameter this. और हमने इसके आसपास क्या यूज किया? जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज करी। जो क्या करेगा? अगर यहाँ पे एक पार्टिकल जाके अगर स्ट्राइक करेगा, हमारा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, तो वहां क्या होगा? लाइट फ्लैश होगी, तो हमें पता चलेगा हमारे अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किस एंगल पे क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके पास क्या है? वी आर नाउ वी यूज डिटेक्टर्स। हम डिटेक्टर्स लेके चलते हैं, कितने नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं। अब देखो, जो अल्फा पार्टिकल्स था, एनसीईआरटी डाटा है कि हमारा ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके एनर्जी लेके चलते हैं? 5 to 7 ME एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है? मेरी एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो हम ये क्या कर रहे हैं, जिसके साथ ये मूव कर रहे हैं। नाउ ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीम इज कमिंग आउट, एंड ये क्या करते हैं? ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एंड डिटेक्टर इसे क्या करता है? डिटेक्ट दिस थीटा इज माय स्कैटरिंग एंगल। तो इस ऑपरेटर से हम क्या करेंगे? किस एंगल पे हमारे कितने क्या आए हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड ये क्या था हमारा? स्कैटरिंग एंगल। देखो, मैक्सिमम क्या हो सकता है? बिल्कुल मतलब मिनिमम क्या आएगा? जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है।
फिर यहाँ से इंक्रीजिंग एंगल्स आ गए 20, 40 एंड दिस, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वापस 180, दैट मीन्स ये ऐसे जा रहा था एंड ये डिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस आ गया है। तो यहाँ से ये एन क्या था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट आर इन रिजेक्टिंग एट द एक्सेलरेटिंग। तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went undeviated, मोस्टली पार्टिकल्स क्या चलेगा, अनडेविएटेड चलेगा। 0 डिग्री पे क्या थी इनकी डेविएशन थी, 0.14 ऑफ एल्फा पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 1 डिग्री थी। 1 डिग्री से क्या हुए, कुछ थोड़ा सा डेविएट हुए हमारे 1 in 8,000 एल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री। बहुत कम पार्टिकल्स क्या हो रहे थे हमारे 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहे थे, एंड 1 in 10⁶ इतने पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल क्या हो रहा था, डेविएट अबाउट 180 डिग्री, दैट मीन्स रिटर्न्स बैक। अब देखो अल्फा पार्टिकल जिसका मास क्या है हमारा, अल्फा न्यूक्लियस यूज कर रहे थे हम, हीलियस, ठीक है, इतना ज्यादा मास था हमारा, 4 AMU था, और एल चार्ज भी क्या था हमारा, डबल +2E चार्ज था यहाँ पे। तो इसको कोई 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स वहां पे क्या है, कुछ कंसंट्रेटेड मास और पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है। तो फिर हमने देखा यहाँ से, पहले यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज होता है, और इनका एक फॉर्मूला दिया हमारा, kz² sin 4 θ/2। Z इज द एटॉमिक नंबर जिसका आप फॉइल यूज कर रहे हो, जैसे अभी आपने किसका यूज किया है, गोल्ड न्यूक्लियस। K इज कांस्टेंट हेयर जो आपको प्रोवाइडेड होगा, और थीटा क्या है आपका स्केटरिंग एंगल। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस लिए कि ये सारे ऑब्जर्वेशन थे कि इतने पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, इतने पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, इतने पार्टिकल्स अनडेविएटेड जा रहे हैं। तो इससे हमने रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकाला, तो इसके हमारे रिजल्ट्स क्या थे, results or conclusions, most part of atom is empty space। रीजन क्या हुआ इस कंक्लूजन का हमारे, that most of the alpha particles passes undeviated, ये क्या चले गए थे, अनडेविएटेड चले गए थे। तो यहाँ से क्या है, there is some positive charge inside atom, वो तो हमें पता है प्रोटॉन्स है, पर ये क्या है ना, वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है, इन अ वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड रीजन। इसका रीजन क्या दिया था हमने, बहुत कम पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, अल्फा 0.14% पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 1 डिग्री। देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, डिफ्लेक्ट किससे होगा, एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंटाइटी से ही होगा। तो हमने वो बोला ये बहुत कम पार्टिकल्स, यहाँ तो कुछ पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, इसलिए ये क्या जा रहा था, अनडेविएटेड जा रहे थे।
बट ये जो यहाँ से गए ये कुछ डेविएट हो रहे थे, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस के क्या गया ऐसे गया, तो वो क्या करता है, वो वापस आ जाता है ऐसे 180 डिग्री। तो हमने बोला कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ एक स्मॉल एंटाइटी में क्या है, कंसंट्रेटेड है, और हमने उसको क्या बोला, न्यूक्लियस। तो हमने अब देख लिया है कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और उसमें से 2 एलिमेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे है हमारा, देखो, और वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा मास भी कहाँ है हमारा, न्यूक्लियस में है। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये किस में है, हमारे न्यूक्लियस में, एंड ये बहुत छोटी एंटाइटी है एज कंपेयर टू माई एटम। So this is the atomic structure, and we'll continue with this in the next class where we study about electrons. अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अब हमारा अभी स्टडी किया ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट के इस न्यूक्लियस के अराउंड और मूव करते रहते हैं सर्कुलर मोशन में। बट हमने यहाँ से क्या किया, बोहर ने फिर उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स लेके आए। क्यों चेंजेस करे, क्या ड्रॉबैक था हमारे रदरफोर्ड मॉडल का, ये हम स्टडी करेंगे ना नेक्स्ट क्लास। अब तक हमने सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या किया है, स्टार्ट किया है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। Any doubts, class 12th? If you have any doubts, you can ask in the chat box. In the next class, we will be starting. We will be starting with this Rutherford model and its extension, that is the Bohr model, which describes the electron movement in the atom. No doubt. Okay. So आप ये रिवाइज करके आना, because we will continue with this only in the next class. वी अभी हमने मॉडर्न फिजिक्स का एक पोर्शन कर लिया है, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पार्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। ये न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर हैं वो कैसे स्टेबल है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एंड देन सेमीकंडक्टर्स, देन द मॉडर्न फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड। If there is no doubts, then we'll be ending the session right here. Okay. Okay, everyone. If no doubts, then I'll be ending the session right here. Bye. Good afternoon.